आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, लेकिन ये सब तो अमेरिकी कंपनियां हैं। चीन के पास भी टिकटॉक है, वीचैट है, लेकिन इंडिया के पास क्या? अपना कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये सवाल भी कोई नया नहीं है। पिछले एक दशक में कई कंपनियों ने कोशिश की, अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। हाइक बंद हो गया, कू बंद हो गया, चिंगारी का हाल बुरा है, मित्रों गायब हो गया है। और इन सब के बीच एक कंपनी है जो अभी भी लड़ रही है। उसका नाम है शेयरचैट। ये कंपनी 2015 में बनी थी। आईआईटी कानपुर के 3 ग्रेजुएट्स ने मिलकर इसे शुरू किया था। आइडिया भी सिंपल था कि भारत में करोड़ों लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो ज्यादातर इंग्लिश में चलते हैं। तो शेयरचैट ने कहा कि हम वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां लोग अपनी भाषा में कंटेंट को शेयर कर सके। और शुरुआत अच्छी रही। कंपनी ने तेजी से यूजर्स बनाए। गूगल, लाइटस्पीड, टाइगर ग्लोब, टिमेसिक, ये सब ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाया था। कुल मिलाकर करीब $1.3 बिलियन, मतलब करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग आई। 2022 में कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये किसी भी इंडियन सोशल मीडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इतनी बड़ी फंडिंग के बावजूद शेयरचैट ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। कंपनी हर साल हजारों करोड़ का लॉस दिखाती रही। अब ये समझने के लिए शेयरचैट कहाँ गलत हुआ है और अब क्या कर रहा है, हमें इसके पीछे की कहानी को समझना होगा, यानी भारत में टिकटॉक क्लॉन्स की कहानी। जून 2020 में भारत चीन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी। गलवान में क्लैश हुआ। सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम था टिकटॉक। उस वक्त टिकटॉक भारत में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन चुका था। 15 करोड़ से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स थे। लोग ऑन एन एवरेज 1 घंटे से ज्यादा टिकटॉक पे बिताते थे। और सबसे बड़ी बात कि टिकटॉक ने भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग में करीब $100 मिलियन यानी कि करीब 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया था। ये पैसा फेसबुक या गूगल से छीना नहीं गया था, बल्कि ये बिल्कुल नया रेवेन्यू था जो ट्रेडिशनल मीडिया से आया था। तो जब टिकटॉक बैन हुआ, एक बड़ा वैक्यूम बना। 15 करोड़ यूजर्स, 800 करोड़ का एड रेवेन्यू और एक पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम, ये सब अनाथ हो गया था। और इसे देखकर इंडियन स्टार्टअप्स को लगा कि ये तो सोने की खान है। रातों रात दर्जनों ऐप्स आ गए। डेली हंट्स ने जोश को लॉन्च किया, शेयरचैट ने एमोजी लॉन्च किया, इन मोबी के ग्लैंस ने रोपोसो चलाया, एमएक्स प्लेयर ने एमएक्स टकाटक बनाया, चिंगारी आया, मित्रो आया और हर ऐप का टैगलाइन एक ही था, मेड इन इंडिया। इन सबको देखकर वीसी इन्वेस्टर्स भी एक्साइटेड हो गए और उन्हें 5 बातें बताई गई। पहली कि टिकटॉक का 800 करोड़ का एड रेवेन्यू अब किसी इंडियन ऐप को मिलेगा। दूसरी, टिकटॉक ने जो ऑडियंस कैप्चर किया था वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज की ऑडियंस थी, जो कि इंस्टाग्राम या ट्विटर पर नहीं थी। ये ऑडियंस अब भी अवेलेबल है। तीसरी चीज कि सभी ऐप्स को शुरू में ऑर्गेनिक ट्रैक्शन मिला, डाउनलोड्स करोड़ों में आ गए। और चौथी ये कि भारत एक वीडियो ऑब्सेस्ड कंट्री है। 5 साल में 70% इंटरनेट यूजर्स शॉर्ट वीडियो देखेंगे। और पांचवी कि नेशनलिज्म की लहर चल रही थी। चाइनीज ऐप्स बैन हो रहे थे। इंडियन ऐप्स को सपोर्ट करना देशभक्ति मानी जा रही थी। इन 5 बातों ने एक फोमो बनाया हुआ था। फंडिंग राउंड तेजी से क्लोज हो रहे थे। 2020 में शॉर्ट वीडियो ऐप्स में $346 मिलियन इन्वेस्ट हुए। 2021 में नंबर बढ़कर $1.2 बिलियन हो गया। डेली हंट की पेरेंट कंपनी वर्से इनोवेशन ने अकेले $805 मिलियन की एक बड़ी राउंड रेस की। शेयरचैट ने $500 मिलियन से ज्यादा उठाए। तो कुल मिलाकर 2019 से लेकर 2022 के बीच में $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर में इन्वेस्ट हुए। लेकिन ये सारा पैसा बेसिकली बर्बाद हो गया था और इसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली वजह ये थी कि शुरुआती ट्रैक्शन फेक था, यानी कि जब टिकटॉक बैन हुआ तो लोगों ने गुस्से में और क्यूरियोसिटी में इंडियन ऐप्स को डाउनलोड किया था। लेकिन ये ऑर्गेनिक वेव कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गई थी। उसके बाद हर ऐप्स को यूजर एक्वायर करने के लिए भारी पैसा खर्च करना पड़ा था। और जानते हैं ये पैसा कहाँ खर्च हुआ था? फेसबुक और गूगल पर एड्स चलाकर। मतलब जिन कंपनी से एड रेवेन्यू छीनने की बात हो रही थी, उन्हीं को पैसा दिया जा रहा था कि यूजर्स लाया जाए। कुछ स्टार्टअप्स साल में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूजर एक्विजिशंस पर खर्च कर रहे थे। दूसरी वजह कंटेंट की थी। टिकटॉक सिर्फ एक वीडियो देखने का ऐप नहीं था, उसकी असली ताकत उसके क्रिएटर्स में थी। टिकटॉक की भारत में करीब 100 लोगों की एक पूरी की पूरी टीम बनी हुई थी जो सिर्फ क्रिएटर्स को मैनेज करती थी। अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिएटर्स को प्रमोट कर दिया जाता था, नए टूल्स दिए जाते थे, एड रेवेन्यू शेयर किया जाता था। ये एक प्रोफेशनल सिस्टम था। इंडियन ऐप्स ने ये सिस्टम बनाने के बजाय क्रिएटर्स को सीधे पैसे देने शुरू कर दिए।
क्रिएटर्स भी स्मार्ट निकले। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म से पैसे लिए और एक ही वीडियो को सब जगह अपलोड कर दिया। जब पैसे बंद हुए तो वीडियोस भी बंद हो गई। और सबसे बुरी बात ये कि कई ऐप्स ने वीपीएन से टिकटॉक के वीडियोस को डाउनलोड करके अपने प्लेटफॉर्म पर डालने शुरू कर दिए थे। फेक लाइक्स और फेक कमेंट्स दिखाकर लोगों को हायर किया। ये सब पिच डेक में दिखाया गया था। तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी। टिकटॉक की असली ताकत उसका रिकमेंडेशन इंजन था। उसका एआई इतना सोफिस्टिकेटेड था कि वो बहुत ही अच्छे सिग्नल्स को डिटेक्ट करता था कि क्या ट्रेंड बनने वाला है। हर यूजर्स का फीड कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड होता था। इंडियन ऐप्स के पास ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, वीडियो स्ट्रीमिंग सीमलेस नहीं थी, रिकमेंडेशन का भी कोई लॉजिक नहीं था। एक इन्वेस्टर्स ने इसे पैथेटिक कस्टमर एक्सपीरियंस कहा था। और चौथी वजह, जो शायद सबसे बड़ी गलती थी, वो ये कि किसी ने भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में तो सोचा ही नहीं था। जब टिकटॉक बैन हुआ तो एक वैक्यूम बना, और ये वैक्यूम सिर्फ इंडियन स्टार्टअप के लिए तो नहीं था ना। फेसबुक ने इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च कर दिया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए। इन दोनों के पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी थी, एग्जिस्टिंग यूजर बेस था और अनलिमिटेड रिसोर्सेस। भारत इन दोनों कंपनीज के लिए टेस्ट बेड बन चुका था, और रील्स ने तो इंस्टाग्राम को भारत में एक नई जिंदगी दे दी थी। नतीजा ये हुआ कि टिकटॉक ने जो मार्केट बनाया था वो मार्केट तो बना रहा, लेकिन उस पर कब्जा हो गया इंस्टाग्राम और यूट्यूब का। इंडियन ऐप्स हाशिए पर चले गए। मित्रों ने वीडियो एडिटिंग में पिवट किया। चिंगारी ने कई एक्सपेरिमेंट किए, सोशल कॉमर्स, वेब3, ऑडियो रूम्स, और आखिर में पेड प्राइवेट वीडियो कॉलिंग पर आ गया। ट्रेल सोशल कॉमर्स में आ गया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के स्कैनर्स पर आ गया, रोपोसो लाइव कॉमर्स में पिवट कर गया। एमएक्स टकाटक को शेयरचैट ने $700 बिलियन में खरीद लिया। चलिए अब आते हैं शेयरचैट पर। शेयरचैट ने इस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा पैसे रेज किए और सबसे ज्यादा आक्रामक भी रहा। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ शॉर्ट वीडियो की नहीं थी। ये कंपनी शुरू से ही एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, हर नए ट्रेंड को चेस करना। 2018 में स्ट्रीमिंग का हाइप था। शेयरचैट ने ओरिजिनल कंटेंट में हाथ डाला, बाद में उसे बंद कर दिया। फिर जीत नाम से फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया ड्रीम 11 से compete करने के लिए। वो भी 2022 में बंद हो गया और एक सोशल कॉमर्स स्टार्टअप एलेनिक को एक्वायर किया। कोविड के दौरान क्लब हाउस जैसे ऑडियो चैट्स रूम शुरू हुए। हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट और हर बार उसको फेलियर फेस करना पड़ता था। 2020 में टिकटॉक बैन के बाद एमोजी लॉन्च हुआ तो लगा कि अब की बार तो बात बन जाएगी, लेकिन एमोजी का भी वही हाल हुआ जो बाकी टिकटॉक क्लोन्स का हुआ था। यूजर्स आए लेकिन रुके नहीं, कंटेंट क्वालिटी खराब थी, टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मुकाबले की थी नहीं। इसका असर फाइनेंस पर भी दिखने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में शेयरचैट का रेवेन्यू करीब 347 करोड़ रुपए था, लेकिन लॉस था करीब 2,988 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये नुकसान और बढ़ गया, 4,064 करोड़ रुपए। कंपनी हर महीने करीब $30 मिलियन मतलब करीब 250 करोड़ रुपए बर्न कर रही थी। 2022 में पीक वैल्यूएशन $5 बिलियन थी। 2024 में जब कंपनी ने $49 मिलियन की नई फंडिंग ली तो वैल्यूएशन गिरकर $2 बिलियन से नीचे आ गई। 60% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। कंपनी ने कई राउंड्स में ले ऑफ भी किए थे। पीक पर करीब 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, जो कि 2025 में घटकर सिर्फ 500 रह गए थे। 3 को फाउंडर्स में से यानी कि भानु प्रताप और फरीद अहसन जनवरी 2023 में अपने एक्टिव रोल्स को छोड़ चुके थे। वो बोर्ड पर तो थे, लेकिन डे टू डे के जो भी ऑपरेशंस हुआ करते थे उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। बाद में दोनों ने मिलकर एक रोबोटिक स्टार्टअप शुरू किया। अब कंपनी में सिर्फ सीईओ अंकुश सचदेवा ही ओरिजिनल फाउंडर है, जो कि ऑपरेशंस को चला रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया और वो था माइक्रो ड्रामास। माइक्रो ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी इंडिया का सबसे हॉट ट्रेंड है। माइक्रो ड्रामा बेसिकली एक बहुत छोटे स्क्रिप्टेड शोज होते हैं जिसमें हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का होता है। एक पूरा का पूरा शो 30 से 35 एपिसोड्स पर बेस्ड होता है और टोटल मिलाकर 1 घंटे में खत्म हो जाता है। ये वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, मतलब फोन पर सीधे देखे जाने पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कहानियां ज्यादा ड्रामेटिक होती है, जैसे कि 10 साल तक भीख मांगने वाला आदमी असल में बिलियनियर सीईओ है, या फिर पत्नी को पता चलता है कि पति डबल एजेंट है। ये कॉन्सेप्ट चाइना से आया था। चीन में माइक्रो ड्रामा मार्केट 2024 में करीब $6.5 बिलियन की थी। भारत में ये ट्रेंड 2025 से शुरू हुआ और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लुमिकाय नाम की एक मीडिया और गेमिंग वेंचर फंड के मुताबिक भारत का माइक्रो ड्रामा मार्केट करीब 1 साल में $300 मिलियन तक पहुंच चुका है और अब हर कोई इसमें कूदना चाहता है। कुकू एफएम ने कुकू टीवी बनाया, जो इंडिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला माइक्रो ड्रामा ऐप बन चुका है।
ऐसे ही स्टोरी टीवी लॉन्च हुआ, गेमिंग स्टार्टअप ज़ूपी और विंजो ने भी एंट्री ले ली और सबसे बड़ी बात कि अप्रैल 2026 में जियो हॉटस्टार ने भी तड़का के नाम से अपना माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। IPL 2026 के दौरान जहां 30 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स आ रहे थे, डे 1 पर ही 100 से ज्यादा शोज लॉन्च किए गए। शेयरचैट ने भी इस ट्रेंड को पकड़ा और क्विक टीवी नाम से एक माइक्रो ड्रामा ऐप को लॉन्च किया। कंपनी ने कहा कि अब उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माइक्रो ड्रामा में होगा। क्विक टीवी के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। कंपनी क्लेम करती है कि शेयरचैट, एमोजे और क्विक टीवी मिलकर हर रोज करीब 40 करोड़ माइक्रो ड्रामा एपिसोड प्ले करते हैं और 6 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो कि उसे देखते हैं। ये नंबर इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या माइक्रो ड्रामास सच में शेयरचैट को बचा सकता है? और इसका जवाब उतना आसान भी नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा UPI ऑटो पे पर टिका हुआ है। ज़्यादातर माइक्रो ड्रामा ऐप्स ₹1 में ट्रायल ऑफर्स देते हैं। यूजर्स डाउनलोड करता है, ₹1 पे करता है और ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन पीछे से UPI ऑटो पे मैंडेट सेट हो जाता है। ट्रायल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली 149 to 699 रुपीस आपके खाते से कट जाते हैं। कई यूजर्स को पता नहीं चलता कि उनका पैसा कट रहा है। ऐप डिलीट करने से मैंडेट कैंसिल नहीं होता है। RBI को इस बारे में कंप्लेंट्स भी की गई। गूगल प्ले स्टोर पर कुकू टीवी और स्टेज जैसे ऐप्स के रिव्यू में हजारों यूजर्स ने इस बारे में शिकायत की है। तो जो रेवेन्यू नंबर दिखाए जा रहे हैं उनमें कितना ऑर्गेनिक डिमांड है और कितना UPI ऑटो पे की वजह से है, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम भी है, वो है कंटेंट क्वालिटी की। माइक्रो ड्रामास को बनाना बहुत ही सस्ता और क्विक प्रोसेस है। कुछ लाख रुपए और 2 हफ्ते में एक पूरा का पूरा शो बनकर तैयार। AI आने से तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन जब कंटेंट इतना सस्ता और आसानी से बनने वाला होता है तो क्वालिटी अमूमन गिर जाती है। ज़्यादातर शोज एक ही जैसे स्टोरी लाइन पर बेस्ड होते हैं और एक बड़ा हिस्सा सजेस्टिव और बॉर्डर लाइन अडल्ट कंटेंट है। रेडसी ने दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में माइक्रो ड्रामा मार्केट में कंटेंट फटीग के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम भी है और वो है मोनेटाइजेशन की। सब्सक्रिप्शन एक लिमिटेड मार्केट है। भारत में लोग कंटेंट के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार है ही नहीं, इसलिए नेटफ्लिक्स से लेकर हॉटस्टार तक सबको प्राइसिंग कम करनी पड़ी है। OTT स्ट्रीमिंग ने भी भारत में अभी तक अपना उतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना उन्होंने उम्मीद की थी, तो माइक्रो ड्रामा कैसे कमा सकता है? शेयरचैट कहता है कि वो एडवर्टाइजिंग पर फोकस कर रहा है, सब्सक्रिप्शन पर नहीं कर रहा है और उसके पास शेयरचैट और एमोजे का एग्जिस्टिंग यूजर बेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज देता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी वही पुरानी प्रॉब्लम है। जब कंटेंट सजेस्टिव हो तो बड़े एडवर्टाइजर्स आने से कतराते हैं। ब्रांड सेफ्टी एक बड़ा इशू बन जाती है। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ भी यही हुआ था और एडवर्टाइजर्स ने पैसे नहीं लगाए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके एड्स ऐसे कंटेंट के बगल में दिखें। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर माइक्रो ड्रामा सच में इतना बड़ा मार्केट बन जाता है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अब जियो हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेयर्स भी इसमें आ जाएंगे। देखिए, जियो हॉटस्टार तो पहले से ही आ चुका है और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने कहा है कि कंपनी 3 साल में इंडियन कंटेंट पर $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। इस तरह के कंपटीशन के सामने शेयरचैट आखिर कैसे टिकेगा? ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जो टिकटॉक क्लोन्स के साथ हुई थी। देखिए, मार्केट बनता है लेकिन कब्जा हमेशा बड़ी कंपनियां कर लेती हैं। अब कंपनी की मौजूदा हालत भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में शेयरचैट की पेरेंट कंपनी मोहल्ला टेक का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 723 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 718 करोड़ रुपए से मामूली सा ज्यादा है। नेट लॉस करीब 1105 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के करीब 1898 करोड़ से काफी कम है। कंपनी ने अपना एडजस्टेड एबिटा लॉस 72% कम किया है। 793 करोड़ से 219 करोड़ रुपए लाया गया। CEO जो अंकुश सचदेवा है, उनका कहना है कि फरवरी 2025 में कंपनी पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है। कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 30% बढ़ेगा और अगले 2 साल में IPO का लाने का भी प्लान है। ये नंबर सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। कॉस्ट कटिंग हुई है, लॉसेस कम हुए हैं, लेकिन द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये शायद शेयरचैट का आखिरी मौका हो। अब और फंडिंग मिलने की संभावना कम है। कंपनी को अपने रेवेन्यू से ही सर्वाइव करना हो सकता है और ये ही शेयरचैट की असली परीक्षा है। 10 साल, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग, कई एक्सपेरिमेंट हुए,
कई पिवट किए गए, हर बार एक नया ट्रेंड चेज किया गया। सोशल मीडिया, शॉर्ट्स वीडियो, गेमिंग, सोशल कॉमर्स, ऑडियो चैट रूम और अब माइक्रो ड्रामा। सवाल यह है कि क्या माइक्रो ड्रामा वो चीज़ होगी जो आखिरकार काम करेगी, या ये भी उसी लिस्ट में जुड़ जाएगी जो कि पहले वाले फेलियर्स की तरह थी। एक बड़ी बात जो इस पूरी कहानी से निकलती है वो ये कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना शायद सबसे मुश्किल बिजनेस में से एक है। हाइक के पीक पर 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे, फिर भी व्हाट्सएप के सामने वो टिक नहीं पाया। 2021 में मैसेजिंग बंद कर दी गई। कू ने ट्विटर का अल्टरनेटिव बनने की कोशिश की थी, $50 मिलियन से ज्यादा का रेस किया था, लेकिन 2024 में बंद हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 22 के बीच में कू का रेवेन्यू सिर्फ 21 लाख रुपए रहा, जबकि लॉस 244 करोड़ रुपए था। सोशल मीडिया में एड्स मॉडल ही काम करते हैं और एड्स के लिए मैसिव स्केल चाहिए। फेसबुक के 3 बिलियन यूजर्स हैं, यूट्यूब के 2.5 बिलियन, इंस्टाग्राम के 2 बिलियन। इस स्केल के बिना एड रेवेन्यू मीनिंगफुल नहीं बनता, और इंडियन स्टार्टअप के पास ना तो इतने यूजर्स हैं, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी और ना ही इतने रिसोर्सेज। शेयरचैट की कहानी दरअसल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी सच्चाई को बयां करता है। वीसी इन्वेस्टर्स ने 1 बिलियन इंडियंस की कहानी बेची, ग्लोबल लिमिटेड पार्टनर्स ने उस कहानी पर भरोसा किया, स्टार्टअप्स ने प्रोजेक्शन बनाए, पिच डेक में बड़े नंबर्स डाले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग निकली। यूजर्स आए लेकिन रुके नहीं, कंटेंट बना लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट तो कभी नहीं आया। अब शेयरचैट के पास 2 रास्ते हैं, या तो माइक्रो ड्रामा और एडवर्टाइजिंग में कुछ ऐसा करके दिखा दे जो पहले किसी इंडियन प्लेटफॉर्म ने किया ही नहीं, या फिर वो भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाए जिसमें हाइक, कू, चिंगारी, मित्रों और ट्रेल पहले से है। जवाब अगले 2 साल में मिल जाएगा, लेकिन आपका इस वीडियो पर, इस शेयरचैट के कंटेंट पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।